गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट फरिया ड्रीज। बांग्लादेश में इस साल डमी इलेक्शन के जरिए वज़ीर आज़म बनने वाली हसीना वाजिद को आखिरकार अवामी ताकत ने बहा दिया। मुखालिफिन को जेलों में डालकर वज़ीर आज़म बनने वाली हसीना वाजिद सिर्फ 7 माह ही इस हुकूमत के मज़े ले सकीं और आज उनको मुल्क छोड़कर भारत फरार होना पड़ गया। इस साल 7 जनवरी को जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो उससे कबल हसीना वाजिद ने ताकत के नशे में चूर होकर मुखालिफिन पर अरसा हयात तंग कर दिया था। अपोजिशन जमात PNP ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो हसीना वाजिद ने गैर मुल्की मुबस्सरीन को धोखा देने के लिए डमी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इलेक्शन का नतीजा आया और हसीना वाजिद वज़ीर आज़म तो बन गई, लेकिन इस बार उनको मुक्ति भानी का कोटा ले डूबा। बांग्लादेश में कई हफ्तों से तलबा ने सरकारी मुलाजमतों में मुक्ति भानी के अरकान का कोटा ख़त्म करने पर एहतजाज शुरू कर दिया था। इस एहतजाज ने ताकत के इस्तेमाल की वजह से तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। हसीना वाजिद मुजाहिरीन को रज़ाकार कहकर मुखातिब करती रहीं और इनके सामने अवामी लीग के जो तलबा विंग हैं उनको लेकर आ गई, यानी उन्होंने क्लैश करवाने की कोशिश की। अवामी लीग के गुंडों के तशद्दुद से हालिया हफ्ते 100 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में मुजमई तौर पर जो हलाकतें हुई हैं 300 से ज़ायद वो बताई जाती हैं और सैकड़ों लोग हैं जो ज़ख्मी हुए। हसीना वाजिद तो आज मुल्क छोड़ गई हैं, लेकिन बांग्लादेश को हालिया बहरान से निकालने में शायद कई माह से कई साल लग सकते हैं। आज बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की। देखिए ज़रा बांग्लादेश में क्या हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के साथ यकीनन पाकिस्तान की वैसे भी बहुत दफ़ा कंपैरिजन होता है, लेकिन इस दफ़ा एक और ही लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है। पाकिस्तान के इलेक्शन पर भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान के बारे में भी इंटरनेशनली जो इलेक्शन है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। पाकिस्तान में भी अबूरी हुकूमत की बार बार बाज़गश्त हो रही है। आपसे कुछ दिन पहले ये बात कही जा रही थी, हमारे प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हुई कि नेशनल गवर्नमेंट आएगी, 10 ईयर्स के लिए आएगी, मुल्क को बहरान से निकालेगी और साथ ही साथ बैकडोर राब्ते बातचीत उनका भी जिक्र हो रहा है। PTI जो कि इस वक्त कॉर्नर जमात है वो बार बार कहती रही है कि अगर वो करेंगे मुज़ाकरात तो सिर्फ फ़ौज से करेंगे। आज इस हवाले से भी उनको शायद क्लैरिटी आ गई हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो भी देखिए, और 7 मई को DGISPR ने एग्जैक्टली क्या कहा था जिसमें वो कह रहे हैं मैं हर बार उसी पर कायम हूँ, वो भी देख लीजिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यू हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो हुआ है बांग्लादेश में उसका कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान से। अभी कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पे भी टेक्नोक्रेट्स की पहले हमेशा से आती हैं, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा बाज़गश्त हो रही थी। सो इट लुक्स लाइक कि इम्पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश बांग्लादेश है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। दोनों की जो दाखिली सूरत हाल है, दोनों की फ़ौज है मुख्तलिफ है। बांग्लादेश की फ़ौज अपनी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है। देयर इज़ नो कंपैरिजन। हम एक एटमी मुल्क हैं, हमारी स्टेक्स डिफरेंट हैं, हमारी कौम डिफरेंट है और कंपैरिजन ये ऐसे ही होगा जैसे यू कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कंसिडरिंग कि बांग्लादेश एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, यू सेइंग कि बिल्कुल अलग डेमोग्राफीज हैं। नहीं, देखें ना, अब लंबा अरसा तक हमारा हिस्सा वो ज़रूर रहा है और उसके जाने का हमें दुख भी है, लेकिन उसके बाद ज़रा वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसकी अपना कल्चर है, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो शेख हसीना वाजिद की पॉलिटिक्स की बात हुई है ना, वो यकीनन उसमें हम बात कर सकते हैं कि उस तरह की जो तर्ज़ सियासत है उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। ये मसलन डिक्टेटोरियल, मुखालिफिन को दबाना, जेलों में डालना, बिल्कुल, और फांसियां लगाना और फिर ये कि अपने मनपसंद लोगों के लिए तो नौकरियां भी तलाश करना, बाकियों को जो है वो सेकंड कैटेगरी के शहरी जो है ये सारे बना देना, ये बात जो है ये गलत है। पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमें ज़रूर जो सोचनी चाहिए वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में हम यकीनन एक कौम हैं, लेकिन हमारे 4 सूबे हैं, 4 सूबों में 4 मुख्तलिफ, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है उसमें छोटी मज़ीद और भी जैसे अब सराइकी के हैं और के हैं, लेकिन ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव में 4 सूबे हैं, 4 वहाँ पे कौमें आबाद हैं, अपनी अपनी उनकी ज़बान है, हमारी एक फेडरेशन है, हमारी सूबाई खुद मुख्तारी है, ये एक सिस्टम है। तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि किसी जगह के ऊपर
आज अगर बात करूं बलूचिस्तान की, मैं अगर बात करूं KP की, अगर किसी जगह के ऊपर कुछ लोग नाराज़ हैं, किसी के को गिले शिकवे हैं, उनसे पॉलिटिकल डायलॉग करना, पॉलिटिकली इंगेज करना, उन्हें अपने साथ लगाना, उनके गिले शिकवे दूर करने, ये सारी चीज़ें। बाकी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब भी सियासत में पाकिस्तान के अंदर इंतशार आया है, पाकिस्तान की सियासत में डिवाइड आई है, तकसीम दर तकसीम की सियासत की गई और शुरुआत हुई, उससे मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। बट द फैक्ट कि एक पार्टी बॉयकॉट कर चुकी थी, उसके बाद उन्होंने एक डमी इलेक्शन जिसको कहा गया, अगर ये अवामी मैंडेट वाली गवर्नमेंट होती तो आपके ख्याल से नतीजा फ़र्क होता? देखिए, उन्होंने तो खैर जिस तरह की सियासत की है और जिस तरह का उन्होंने एक मुसलसल एक अपनी कंटिन्यूएशन रखी है और अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए वो तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसी चल सकती है बट हमेशा नहीं चल सकती। डिक्टेटोरियल टेंडेंसी या डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहली बात तो ये है कि वो मुनासिब होती ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि जब एक ख़ास हद तक वो प्रेशर पहुंचता है तो यकीनन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो आपने बांग्लादेश में देखे, जो आपने इंडिया में आप देखें, गो कि मोदी को हुकूमत तो मिल गई लेकिन बेइज्जत होकर मिली, बड़ी एक थिन मेजॉरिटी के साथ मिली। इसी तरह और ममालिक, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि वहाँ पे अब लीबिया में आप देखें कि हालांकि मुल्क खुशहाल था कर्नल कज़ाफ़ी के साथ, मुल्क के अंदर कोई नौकरियों के मसाइल नहीं थे, कोई और चीज़ें नहीं थी, लेकिन जाहिर है वो जो एक तर्ज़ हुकूमत थी वो उसका अंजाम जो है वो गलत हुआ। गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन ज़रा डॉक्टर बराचा से इस पे लें एक एनालिसिस। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 4 दिन पहले ही बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामी की तलबा तंजीम जमात पर पाबंदी भी लगाई। जमात इस्लामी पर बड़ी सख्तियाँ भी होती रही, वहाँ पर सज़ाए मौत हुई जमात इस्लामी के लोगों को। आज की डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री बहुत बड़ा इनकलाब ये मुल्क के जहाँ फांसियों के फंदे सजाए गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आखिरी जंग लड़ी थी पाकिस्तान को एक रख के लिए, और उस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की सेहत की, बांग्लादेश के इस्तेकाम के लिए काम किया, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, वज़रा रहे। जमात इस्लामी के जो लोग थे, मतीउर रहमान निज़ामी साहब, कमरुल जमान साहब, अली आसन मुजाहिद साहब, मौलाना दिलावर सईदी साहब, अब्दुल कादर मुल्ला, ये वो लोग थे कि जिन्होंने जो वहाँ के मुआशरे की नुमाया तरीन शख्सियात थे, बड़े बड़े आलिम दीन थे, और इनको एक जाली में असेंबली उसके ट्रिब्यूनल के जरिए से कोई केस नहीं है और उसके ज़रिए से इनको फिर फांसियों की सजाएं दी गई, फिर उस पर अमल दरामद किया गया। जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई, इस्लामी छात्रों शब्बर यानी जहाँ तलबा की तंजीम उस पर पाबंदी लगाई गई, और ये बात वादे हो गई कि ये कभी नहीं होता, ये हर जगह का एक ही जैसा तजर्बा है, और वो ये है कि लिखो कि ताबा शाही नहीं मिजाज अवाम, और शिकस्त खा के रहेगी चिराग से हर शाम। कितना भी जुल्म कर लो, कितने भी जाली इलेक्शन करवा लो, वहाँ का मैंडेट जो है वो दुनिया भर में तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए कि मुकाबले में कोई था ही नहीं। और इस सब के बावजूद आज जो कुछ हुआ है वो इंतहाई इबरतनाक है, और इस इबरतनाक का ये पहलू है कि ये समझा जाता था कि ये जो आर्मी चीफ हैं ये तो उनके कोई रिश्तेदार भी हैं, लेकिन बिलाखिर आवाम के सामने जहाँ समंदर है आवाम का, जहाँ सड़कें भरी हुई हैं, जहाँ एक अबू सईद नामी नौजवान जो है वो सीना खोल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मारो गोली, और गोली मार दी जाती है, और एक नहीं 3 गोलियां मारी जाती हैं, वो शहीद हो जाता है जख्मी होके, तो वहाँ कौन शिकस्त दे सकता है और कैसे शिकस्त हो सकती है? अब वहाँ से उसे निकलना पड़ा राह फरार, और ये भी हमारा ख्याल है कि एक तरह से उसकी जान बख्शी की गई है, हालांकि उसके केस जो है वो क्रिमिनल केस है, उसने बेगुनाह लोगों को मारा है, गलत उसने पाबंदियां लगाई हैं, उसने गलत फांसियां दी हैं, और उसको बहुत बड़ा उसका अंजाम वही नजर आ रहा था जो उसके बाप का हुआ था कि लाशें पड़ी रही 3 दिन तक, उठाने वाला कोई नहीं था। तो ये एक कुदरत का वो निज़ाम है जिसको कहा गया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास,
इन दिनों को हम फेरते रहते हैं। अपने वहाँ जमात इस्लामी और वहाँ के लोग बड़े सड़कों पे हैं, अपने झंडों के साथ हैं और एक बड़ा समा है, सजदे कर रहे हैं, शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं ढाका की सड़कों पर। ओके, ये भी आप हमें वहाँ से ब्रेकिंग की बता रहे हैं। सो डॉक्टर हुमायूं मेमन, एक तो बड़ी खूबसूरत आयत कोट किया है डॉक्टर पराचा ने कि जो हम दिनों को फेंकते रहते हैं लोगों के दरमियान। आई थिंक ये हर पॉलिटिशियन को याद रखनी चाहिए ये बात। बट कमिंग टू व्हाट पीटीआई's पॉलिटिक हैज़ बिन, आज बांग्लादेश की हुकूमत ख़त्म हो गई, वज़ीर आज़म उनकी जाती हैं भारत, शी गो स्ट्रेट देयर। ये वही वज़ीर आज़म है जिनके वालिद की तस्वीर लगाकर आप अपनी अफवाज को एम्बैरस करे थे until a few days ago. How do you feel? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा गलत कंपैरिजन है कि आप बाप और बेटी को आपस में मिलाएं, उनके ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, ये पीटीआई को भी बता दें जो मरियम नवाज को रोज जस्ट होल्ड ऑन, नहीं, हम मरियम नवाज के ऊपर जो तनकीद होती है दैट इज़ नॉट बिकॉज दैट शी इज़ अ डॉटर ऑफ मियां नवाज शरीफ, दैट इज़ बिकॉज कि उनकी अपनी जो बातें हैं उन बातों पे वो करती हैं। शी इज़ अ पॉलिटिशियन हरसेल्फ, जैसे हसीना जो है ख़ुद पॉलिटिशियन है, इस लिहाज से वो भी पॉलिटिशियन है। ये अपने चीज़ों का ख़ुद हिसाब किताब देंगी, मरियम नवाज साहिबा अपनी चीज़ों का ख़ुद हिसाब किताब देंगी। So you're saying कि शेख मुजीब्स पॉलिटिक्स एंड हसीना वाजिद्स पॉलिटिक्स आर डिफरेंट, completely different? मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। देखिए, वो याद करती है, अभी भी रज़ाकार कर रही थी वो स्टूडेंट्स को। देखिए वो, so how can she get out of 1971? आप कह रहे हैं वो निकल गई 1971। देखिए वो रज़ाकार कहे ना कहे, these can be a political slogan, these can be different thing, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी कहे, ठीक है ना। लेकिन देखिए हुआ क्या है, ठीक है, जो जिस बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है उस बात को ऑलमोस्ट हर पॉलिटिशियन ने, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहब है, चाहे वो जो भी है, हर एक ने उसका रेफरेंस दिया। रेफरेंस किस चीज़ का था? रेफरेंस था हमूदुर रहमान कमीशन का रेफरेंस था। हमूदुर रहमान कमीशन में बेसिकली 2-3 चीज़ों को उन्होंने कहा था कि वो कर लो कि वहाँ क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं। हमारी हिस्ट्री में हमने बहुत सारी जगहों पे गलती की है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस है, चाहे वो हमारे आज भारत गई हसीना वाजिद, उस वक्त मुक्ति बानी थी, अभी बता रहे हैं फरीद पराचा साहब कि जो पाकिस्तान जोड़ने के लिए था उसको फांसियां दे रही थी। हाउ कैन यू नॉट सी द कनेक्शन? देखिए मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, इन चीजों को डिनाई नहीं करता, बट दैट ट्वीट डिनाइड इट। लेकिन होल्ड ऑन, अगर आप 1971 में जाएं और अगर आप उस वक्त की तकरीरें उठाएं, अगर आप उस वक्त की मुजीब रहमान की तकरीरें उठाएं, मुजीब रहमान का एक रेडियो के ऊपर एक तकरीर थी जिसमें उसने कहा था कि मुझे आज भी मौका दो, मैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश को एक रखना चाहता हूँ। ये उनकी उन तकरीरों में से, जो उनकी आखिरी तकरीरों में से थी। अगर उस वक्त बुला लिया जाता, वो जो नेशनल असेंबली के उसको बुला देता है। देखिए एक बात जाता है कि मुक्ति बानी इज अ रियलिटी इन इटसेल्फ। 1971 वो उससे पहले कि वो देखें, ये हो जाता है, ये मुक्ति बानी, ये सारी चीजें ये इन्फिल्ट्रेशन होती हैं। डू यू ब्लेम मुक्ति बानी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने जाके देखना है, यू कांट ब्लेम वन पर्सन, यू हैव टू ब्लेम द होल सिचुएशन। इन दैट होल सिचुएशन नहीं, देखिए सुने, मुक्ति बानी वाज टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ द जो मिसकम्युनिकेशन या जो गलत किस्म के एडवेंचरिज्म हो रही थी वहाँ पे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ कह रहे थे, ठीक है, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये उस किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इस किस्म की चीज़ों को या इन शर पसंदों को फ्यूल देती हैं। So you are not revisiting your tweet today? सुने, अगर नहीं, एक मिनट है ना, आप पहले वो अगर उस ट्वीट के लिहाज से करें, आई स्टैंड बाय दैट ट्वीट। You do? I do stand by that tweet। देखिए एक मिनट है, क्योंकि उस ट्वीट के अंदर ना मुक्ति बानी की कोई बात है और ना कुछ के, उसमें हमने ये कहा है कि आप उस वक्त में जो जो चीज़ें गलत हुई हैं आप उनसे सबक सीखो। अगर हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे तो हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अगर हम उन गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री जो होती है ना, वो बड़ी जालिम होती है। अगर हिटलर सुन ले एक मिनट होल्ड लेना,
अगर हिटलर नेपोलियन से सबक सीख लेता कि यार सारे फ्रंट ना खोलो और रशिया के पास मत जाओ, आप अपने वो कर लो, तो हिस्ट्री बदली होती पूरी यूरोप। मुझे आगे तो आपने इन सारी चीजों को लेकर चलना होगा। You do you want to comment on this, डॉक्टर तारिक? देखिए 1971 की जो बात कर रहे हैं उसमें यकीनन इस बात की हद तक तो मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि हमें ज़रूर वो अवामिल देखने चाहिए कि क्या सूरत हाल उस हद तक पहुँचाने में हमारे एंड के ऊपर क्या गलती थी या हुई, और कभी भी हमें उस तरह की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये एक बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, वरना तफसील तो बहुत लंबी है। लेकिन जहाँ तक मुक्ति बहानी का रोल है, जहाँ तक जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली बांग्लादेश क्रिएट करने के लिए, वो तो बड़ा क्लियर है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ कह चुके हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए मुहिब्बे वतन जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि उसकी अगर आखिरी तकरीर को भी लिया जाए और अगर वो ये कहे और अगर दिल से अगर उसकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एक रहे, तो ज़ाहिर है ये एक अच्छा इंसान कर सकता है जो चाहता है कि पाकिस्तान रहे। लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया ने पूरा इन्फिल्ट्रेट किया बांग्लादेश में और पूरी मदद की मुक्ति बहानी, और उनकी मदद से उन्होंने हमारी वहाँ पे जो अफवाज थी उनके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो भी आपके सामने है। वो बांग्लादेश तो नहीं कर रहा था, वो बांग्लादेश की मुक्ति बहानी में तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो हमारी अफवाज के सामने इस तरह खड़े होते, और वो अफवाज वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क पे हमला नहीं कर रहे थे। वो ज़ाहिर है उन तमाम अनासर का कला कमा कर रहे थे या उनको रोक रहे थे जो कि मुल्क को दो लाख करना चाहते थे। तो लिहाजा मुक्ति बहानी का जो रोल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और उन्होंने वो किरदार अदा किया इंडिया की मदद से, और उससे मुल्क जो है वो दो टुकड़े हुए हैं। तो बड़ी सामने की बात है। साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, अगर क्विकली हमें इसको रैप अप कर दें कि क्या सबक सीखे हम हिस्ट्री से। जहाँ तक ताल्लुक था इलेक्शन का, तो वो कोई फेयर इलेक्शन नहीं थे, और उस वक्त जो इलेक्शन था वो एक तरफा था, जिसके बाद मुजीबुर रहमान आया था। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि आप अगर आ गए हैं तो इनको ही दें ताकि मामलात जो हैं वो अलहदगी की तरफ न जाएं। उसके बाद जो कुछ हुआ है, ये जो बड़े आराम से गुजर गए हमारे भाई के जी मुक्ति बहानी, और मुक्ति बहानी कर्नल शरीफुल हक दैलम है जिसको बांग्लादेश का सबसे बड़ा फौजी एजाज मिला, यहाँ से फरार होके गया था बेरुतम। उसने लिखा कि ये हमें बाद में पता चला कि हमें तो भारत इस्तेमाल कर रहा है और मुक्ति बहानी सारी हमसे बनवाई गई, और भारत ने पूरा कंट्रोल था भारत का। फिर भारत ने फौजें अपनी दाखिल की। हमें सारी चीज़ों को एक तरफ रख के तो हम उसको ख्याल करते हैं कि जैसे वहाँ पर कोई एक यकतरफा मजालिम थे या कोई चीज़ थी, वहाँ क्या होना था। लेकिन वो अपनी जगह एक बात है कि अगर वो गलत भी इलेक्शन में मैंडेट मिल गया था, तब भी कोशिश करनी चाहिए थी कि वो इजलास हो जाए, बजाय इसके कि टांगे तोड़ने का और ये बात की जाए, कोई इजलास हो जाना चाहिए था। राइट, हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन कहते हैं द मोर you change things, the more they remain the same. So यकीनन आज के वाक़यात में आपको बहुत माजी के झरोखे नज़र आते हैं। We will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मुल्क में जारी सियासत में इस्तेकाम ने अब हालात यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की बात करना शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईब बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहरील करें। ज़रा देखिए। डॉक्टर साहब, क्या ये दी है एडवाइस पीपल्स पार्टी ने? नहीं, पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई एडवाइस दी नहीं है। बुखारी साहब ने जो बात की है, एक दफ़ा मेरे साथ प्रोग्राम में भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं कि पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए। तो उससे फिर उसी प्रोग्राम के दौरान ही ये नतीजा निकाला गया कि शायद पीपल्स पार्टी हमसे कोई नाराज़ है या गिला शिकवा कर रही है। ऐसी बात नहीं है। हम एक कोalition में चल रहे हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हमारी तमाम तर जो पॉलिसीज़ होती हैं इत्तेहादियों की मुशावरत से ही चलती हैं। 12 दफ़ा हमने दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो आएँ और वो हिस्सा बने वफाकी काबीना का, और वफाकी काबीना की जो इस वक्त एक्सपेंशन मुतवक्को थी और है, वो ताख़ीर का सबब भी इसीलिए है कि हम पीपल्स पार्टी को चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने, और वो नहीं बन रहे। और अमली तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम आपको एक फ्री हैंड देना चाहते हैं कि आप खुल के काम करें, और कल ये ना हो कि आप हमें कहें जनाब के
ये काम इसलिए नहीं हुआ कि आप थे और उस तरह थे। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, अपनी पॉलिटिकल सोच है, लेकिन मैंने खुल के आपको ये बात बता दी है ठीक कि ये हमारी मुज़ाकरात करें। ये भी क्या आपको कि मुज़ाकरात करें, बार बार कहा। मुज़ाकरात किससे? पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो हम खुद कह रहे हैं कि होने चाहिए। हमने तो बायसियत एक, और पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स इसमें शामिल है, सीरियस एफर्ट किया है। देखिए सीरियस एफर्ट क्या है? सीरियस एफर्ट आपका सबसे बड़ा जो है फोरम आपका पार्लिमान है। अब वहाँ पे अभी मिसाल के तौर पे ये अभी 2 दिन पहले जुम्मे वाले दिन, अब वहाँ पे इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई उस हवाले से, और गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उस हवाले से एक मुतफ़िका करारदाद पास की गई। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ खड़ी हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे साथ खड़ी हुई, और पार्लियामेंट से एक आवाज़ आई। तो बात यह है कि अगर हम उस कॉज के लिए, जो कि एक बड़ा कॉज है, हम एक आवाज़ बन के करारदाद पास कर रहे हैं, तो क्या इस बात के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते कि मुल्क को इन मसाइल से निकालना है, पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, कौम जो एक मुश्किलात का शिकार है उसको निकालने के लिए हम अपना किरदार अदा करने। ये बातें रोज़ पार्लियामेंट में होती हैं। ये मुज़ाकरात का ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपका एक अच्छा वर्किंग, या अच्छा भी हटा देते हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप है पीटीआई के साथ। जी बिल्कुल है। मैं अपनी पार्टी का चीफ विप हूँ। बहुत सारे मामला जो हैं वो आपस में बैठ के, जो पार्लिमानी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटीज़ की तश्कील हुई है, हमारे चेयरमैन बने हैं, हमारी को 40 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनकी तकसीम हुई है कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी आनी है, आपके नंबर गेम के हवाले से बड़ी खुश असलूबी से हुई हैं। इसी तरह पार्लिमान का जो बिज़नेस हमने आगे चलाना होता है वो मैं अप्रिशिएट करूँगा उनके चीफ विप आमिर डोगर साहब को, उनकी जो पार्लिमानी लीडर है जरताज गुल साहिबा, उनके असद कैसर साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है उमर अयूब साहब, कि बड़े एक अच्छे माहौल में वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल बात है ना, जो पॉलिटिकल डिबेट है और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उस हवाले से भी पार्लिमान एक बेहतरीन फोरम है। और एक नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कई दफ़ा दावत दी कि आएँ बैठ के बात करें। हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप ये चाहती है कि बैठ के बात की जाए। मैं इसमें कोई बड़ी पॉजिटिव मैंने आपसे बात की है और मैं इस पर कायम हूँ, लेकिन मैं छोटी सी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि देखें, इससे पहले हमेशा एक कल्चर रहा है पार्लिमान के अंदर कि जो लीडर ऑफ हाउस, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सबको साथ लेके चलना, अपोजिशन के साथ जाके मिलना मिलाना। इमरान खान साहब ने जो एक रिवायत दिल्ली में, वो एक छोटा सा नुक्ता बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कभी गवारा नहीं किया कि एज़ प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाएं, या फ्रंट रो पे बाकी भी अपोजिशन के लीडर, पीपल्स पार्टी बैठती थी, JUI है, सारा थोड़ा देखना एक जेस्चर होता है। तो मैं जो अपनी पहली गुफ्तगू में एक बात की थी कि ये जो तकसीम दर तकसीम की सियासत है, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है आपकी आवाम और पब्लिक तक, और फिर वहाँ से जो रिएक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। फिर वो उसमें एक एंगर है, उसमें गुस्सा है, और फिर हमारे जो हालात हैं, मैं जो आपका पिछले सेक्शन में टॉपिक था उसको थोड़ा सा इसी से लिंक कर दूं। हमारे हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि हमारे इस खत्ते में और थोड़ा हमसे दूर भी पाकिस्तान के खैरखा नहीं है, पाकिस्तान की बदखा ज़्यादा है, ख़ासतौर पर हमारे जो नेबर में मौजूद हैं खतरा। मैं कहता हूँ जी कि वो सोच तो मौजूद है ना किसी भी शक्ल में। आप इंडिया से क्या तवक्को कर रहे हैं? इंडिया के अंदर जो, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बैठा तो है मोदी, लेकिन बेइज्जत होकर बैठा है। उसकी जो सोच थी फस्तायत की, या उसकी जो सोच थी मुसलमानों को वहाँ पे कॉर्नर करने की, अब देखें पाकिस्तान की कोई स्टेबिलिटी या ये उनको गवारा है। अब यहाँ पे अगर कोई इस तरह के एलिमेंट्स, जो आप ये कहें कि मुल्क की सलामती, अफवाज के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होगी, किसी तरह की कंपेन चलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा उन लोगों को होगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे और बढ़ा देंगे। ये बात ठीक है। ये बात जो है हमें बाहैसियत पाकिस्तानी सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। मैं आखिरी एक जुमला कह दूँ कि अगर ये आपका स्टूडियो है और इसमें अगर कोई खुदा न खास्ता कोई आपस में लड़ाई हो जाती है ना, कोई जो भी अफराद यहाँ पे हैं, अगर उनको इस बिल्डिंग से मोहब्बत है, वो कभी लड़ाई को इस शिद्दत तक नहीं ले जाएंगे कि आपकी बिल्डिंग की तबाह हो। मेरी बात समझ रहे हैं? इख्तलाफ भी रखेंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन इस बिल्डिंग की हद तक इत्तफाक रखेंगे, नहीं ये है तो हमारी इज़्ज़त है, हमारी रोज़ी रोटी भी इससे है, और इसको सलामत रहना चाहिए। ये मुल्क के लिए जज्बा अगर हमारा होगा सबका कि मुल्क की हद तक इसकी स्टेबिलिटी, इसकी सलामती, इसकी तरक्की, ये हमारा कॉमन एजेंडा होना चाहिए।
ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स में इख्तलाफात हैं, उसके लिए मैदान हाजिर है। आपने बहुत ज़्यादा क्लियरली बात कर दी है एंड ऑब्वियसली ये बात हो रही है, लेट्स रिलेटेड टू व्हाट डीजे। मैंने इसलिए की है कि इधर भी डॉक्टर बैठे हैं ना, तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट हम दोनों के क्लियर है। डॉक्टर तो हील करते हैं, डॉक्टर्स आर देयर टू हील, लेकिन डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं, डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं, डॉक्टर नासूर को काट के बाहर भी निकालते हैं, डॉक्टर बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो बात की और जो तारिक साहब ने जो सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, दैट्स वंडरफुल, लेकिन इट डजंट हैव अ स्पिरिट इन इट। मैं मिसाल देता हूँ, एक तो जो पहले मैं कमेंट करता हूँ, जब ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के और वो बांग्लादेश दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये याद रखें सेब और ऑरेंजेस दोनों गलते हैं अगर गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। दोनों के फॉर्म्स ख़राब होती हैं अगर उनको सही तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए। 7 महीने उन्होंने चलाए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा है इनको 9 महीने दे दूँगा। रीज़न बीइंग, जब आवाम आपके साथ ना होना तो फिर आवाम सड़कों पे निकल आती है, वक्त आता है निकल आती है सड़कों पे, क्योंकि आवाम का मैंडेट जब आप नहीं लेते हो तो आप फिर फस्तायत के साथ सप्रेस करते हो। अब आ जाती है बात जो इन्होंने कहा है कि हमारे अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं। आई विश कि ये हुकूमत अगर सिंसेयर होती और वो वाले काम ना करती तो फिर पता है क्या होता है, उमर सरफराज चीमा जो बीमार है उसको सहूलियात सेहत की नहीं दी जा रही है। इमरान खान, ये लोग रोते थे उस बात पे कि जी उस इमरान खान ने ये कहा था मैं एसी उतार दूंगा, इसका मतलब है कमरे में एसी लगा हुआ था। इमरान खान के कमरे में वो जब खाना उनको देते, तो ये याद रखिए बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी हैं जो पेरिशेबल है, जो आज को कल नहीं इस्तेमाल करते, वो कल की चीज़ बासी चीज़ उनको खिलाते हैं जिनकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका टमी अपसेट था, ही वॉज नॉट वेल एंड ही कंप्लेन्ड अबाउट इट। इमरान खान आमतौर पर इतनी जल्दी कंप्लेन नहीं करता जब तक वो चीज़। नंबर 3, औरतों के लिहाज से आपका CRPC 4971 ये आपको इख्तियार देता है, गवर्नमेंट को इख्तियार देता है कि आपके प्रोसिक्यूशन जो है ना वो जाके जज को कहे कि देखें ये ना तो भाग सकते हैं, ना अपना ये क्या कह सकते हैं अपना जो इनके ऊपर केस है उनको बदल सकती है, इनको आप बेल दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सर उमर सरफराज चीमा वो बीमार है, उसको भी ये मिल सकता है, औरत जो हैं जितनी भी औरतें वो हैं। अगर ये लोग सिंसेयर होते तो आलिया हमजा जब गुजरांवाला से निकल रही थी उसको बेल हो रहा था तो बाहर बलूचिस्तान और सिंध की पुलिस खड़ी थी, वो ना खड़ी होती। अगर ये लोग सिंसेयर होते तो हर एक आदमी को जिसको 11 मरतबा किया हुआ है, और ये याद रखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि इस किस्म की चीजें हुई हैं। इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। एक मिनट, अलाउ मी, ठीक है, यू हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास ठीक है ना, बट यू डिड नॉट गिव मी इनफ टाइम, सो अलाउ मी, ठीक है। देखिए बात ये हो जाती है कि जब आपने जब हील करना होता है ना, तो जो आदमी ताकत पे होता है उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेप बैक करे, ठीक, और उसके बाद लेट द पीपल कम। अगर आप एक तरफ से हमें क्या हमने बात करनी, दूसरी तरफ से ये काम करें, वी विल नेवर डू इट। क्यों? स्ट्रेंथ हमारे पास है, अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। और रही बात ये कि इमरान खान के, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने वो नहीं किया। देखिए इमरान खान ने कोई भी जो नियम है, कोई भी दस्तूर है, उन्होंने उसको चेंज किया है। पहले तो ये होता था कि 4, 6, 8 महीने बाद बंदा वो डील वील करके बाहर भाग जाता था, वो नहीं भागा, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ है। उसने, ये वो बंदा है कि जिसने जेल में होते हुए सारी चीजें, सारे के सारे अवाम, सीट भी नहीं है, किसी ने निकलने भी नहीं दिया, तब भी उसने हराया है, उसकी वजह से अवाम बाहर निकले। और ये टमाटर छोटी सी बात अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब को बसात एहतराम कि ये दोनों चीजें ना साइड बाय साइड चलती रहती हैं। मतलब किस दौर में आप ये कहें क्या, नहीं मैं आपको याद करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स सियासत चलती रहती है, आपके साथ उमूर गवर्नमेंट चलते रहते हैं, आपकी एंगेजमेंट चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। तो ये कभी भी ये नहीं होता कि जनाब माहौल बिल्कुल एक लवी डवी होगा तो फिर गुफ्तगू होगी। तल्ख तरीन हालात में भी जो गुफ्तगू का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होता। आप कह रहे हैं औरतों को मुज़ाकरात का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उमूर हुकूमत भी चलते रहते हैं, उसके साथ साथ मुज़ाकरात चलते हैं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक, बाकी अगर आप उस डिटेल में और उस बहस में चले जाएँ ना, तो फिर 2018 का इलेक्शन, फिर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हमारी लीडरशिप के साथ हुआ,
बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम बीबी, उनकी वालदा, हमारे लंबी फहरिस्त है, साद रफीक, एहसन इकबाल, फलाना। नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने वो जिक्र नहीं किया ना, मैंने वो गिला नहीं किया ना, मैंने वो गिला नहीं किया। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जिस एक बेयर मिनिमम डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ ना, कि ये हद है जहाँ पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, मुल्क का मफाद है, उस हद तक हम इकट्ठे हैं। बाकी इससे आगे जो चीज़ है ना, वो आप गवर्नमेंट में थे, हमें शिकायत है कि हमारे साथ जो है आपने ज़्यादतियाँ की, आपको अभी शिकायत है। सुने ना, ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स चलती रहती है, चलें, जो गवर्नमेंट में अपोजिशन को शिकायत होती है सारा कुछ, लेकिन आप अपोजिशन को कभी, जिसकी मैंने इमरान खान साहब को सिर्फ एक जुमला कहा, क्योंकि मैं अब बात अफहम तफहीम की कर रहा हूँ, कभी ये नहीं होता कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हाथ मिलाना पसंद ना करें। ठीक, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। और बाकी तमाम जो हमारी अपोजिशन होती है, आप ना अकले खोलें, ना कोई आप सबसे महान लीडर हैं दुनिया के, ये जो रवायात होती हैं, ये जो शाइस्तगी रहती है, ये जो पोलाइटनेस रहती है, ये सियासत का हुस्न होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह। मैं डॉक्टर पराचा का फिर तो उनको सबसे ज़्यादा शिकवा करना चाहिए। डॉक्टर पराचा, इस वक्त जमात इस्लामी एहतजाज करी है IPPs पर, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदगी से आपके एहतजाज को ले रही है? एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि हल बताएं आप, इससे कुछ नहीं होगा सड़कों पर आने से। देखे प्रिया, एक तो ये 11वां दिन है, संजीदगी होती तो दूसरे तीसरे दिन ही बात किसी नतीजे पे पहुंच जाती। फिर उसके बाद ये कि ये हल हमने बताना है, मुआहदे आपने किए हैं, वो जिन्होंने मुआहदे किए हैं वो दोनों पार्टियां इख्तिदार में बैठी हुई हैं, और हम बताते हैं, हमारे पास पूरे माहिरीन मौजूद हैं। लेकिन ये कि आपकी नीयत और आपका इरादा, तो आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं IPPs के साथ जो कैपेसिटी के मामलात हैं, तो 1994 में जिन के साथ मुआहिदे हुए थे उनके तो प्लांट ही पुराने हो चुके हैं। 20% बल्कि 15% वो अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी सलाहियत का। उनसे मांगे हुकूमत पूरा फुल जो है लोड मांगे, और उसके बाद वो नहीं दे सकेंगे तो माहिदा तो खत्म हो जाएगा कैपेसिटी का। लेकिन ये सादा सी चीज़ है, ये मौजूद है, और उसमें ये तक मौजूद है कि 220 मिलीग्राम में फी यूनिट फर्नेस ऑयल है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम ज़्यादा दे भी रहे हैं और उनके प्लांट नाकारा भी नहीं कर रहे, उनको कंडेम भी नहीं कर रहे, उनको कैपेसिटी भी दे रहे हैं। और यही नहीं है, मैं यानी गिन सकता हूँ कि कितने ही वो कारखाने हैं कि जो बंद हैं बाकायदा। अच्छा, जिनके साथ उस तरह के मुआहिदे भी नहीं हैं, 52% हुकूमत के अपने हैं, वहाँ क्या रुकावट है? कौन से आलमी मुआहिदे हैं वहाँ पे कि आप उनकी वजह से रुकावट बने हुए हैं? फिर ये एक जुमला, भाई ये टैक्स आपने जो लगाए हुए हैं ये ऊपर से उतार दें। इनकम टैक्स भी उसमें लगा हुआ है, कौन सी इनकम हो रही है कि जिस पे टैक्स आपने लगाया हुआ है? आपने GST भी लगाया हुआ है, ये कौन सी चीज है जिसपे आपने GST भी लगाया हुआ है? तो कम अज कम ये तो खत्म करें। राइट, सो आप इनकी हर चीज पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई सोल्यूशन आप बता सकते हैं, PTI बता सकती है? देखिए, ये जो इशू जो हम 100% उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो वर्कर गए थे, अब ये देखें, अब ये कहते हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं, हमारे वहाँ पे गए थे, उन सबको पकड़ने के लिए पुलिस पहुँच गई थी। एंड वी लेफ्ट दैट प्लेस, इनके साथ हम इसलिए छोड़कर चले गए कि कहीं हमारे नाम पे इन लोगों के साथ ज्यादती ना शुरू कर दे, क्योंकि वो बड़े अच्छे कॉज के लिए वहाँ खड़े हुए। ठीक है ना? नहीं, ये बात कर, देखिए बात ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी शख्स की नीयत साफ होना, और आपने जो कंपैरिजन ड्रॉ करी थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100% कंपैरिजन बनता है बांग्लादेश में जो उनके साथ हुआ है और जो उनके साथ होने वाला है, 100% है। उसी तरीके से डमी इलेक्शंस बगैर मैंडेट के आ गए हैं, फस्तायत 2018 की बात, अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात 18 को भी साथ, अभी आपने देखा नहीं है पटन ने क्या कहा है? 130 जो हल्का नंबर 130 है, उसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली अभी 130 में सबसे बड़ी धांधली। आप सोचिए जिस जगह पे वोट
100 हो, वहाँ पे वोट 102 पड़ जाए, ये धांधली नहीं तो क्या है? साहब, क्या आप जमात इस्लामी को संजीदगी से ले रहे हैं? उनको तो आप करने नहीं देते। बिल्कुल ले रहे हैं। मैं डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, इत्तफाक से तीनों डॉक्टर आपके प्रोग्राम में आज आ गए हैं। जो उनके जज्बात IPPs के लिए हैं, मेरे बिल्कुल वही जज्बात हैं, बिल्कुल वही जज्बात हैं। कौन ये कहता है पाकिस्तानी कि जनाब उन IPPs के मुआहदों की वजह से गरीब आदमी सफ़र करे? लेकिन जितने हमारे हाथ, हमारे मीन्स जब ये गवर्नमेंट में थे इनके हाथ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी उनके हाथ, जितने एक बंधे हुए हैं, तमाम अदवार में ये मुआहदे हुए हैं, उससे कोई सोल्यूशन निकालना ये एक दिन की या यक जुम्बिश कलम की बात नहीं है। दैट इज PTI ट्राइड। क्या किया उन्होंने रीनेगोशिएट करने की कोशिश तो की, नहीं हुई ना। नहीं, जो आपको पता है जो इन लोगों ने नेगोशिएशंस की हुई हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर, मैंने तो कहा, मैं तो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हूँ, मैंने कहा जी आए बैठे कुछ स्टीयरिंग कमेटी बना लेते हैं। हमने अपने तमाम जो हमारे टेक्नोक्रेट्स थे, तमाम मिनिस्ट्रीज़ के आला तरीन अफसरान थे, उनको लेके गए और मुज़ाकरात में उनकी टेक्नोक्रेट्स टीम बैठी ताकि इसका कोई टेक्निकल नतीजा निकालें। देखे ना, ये कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो है नहीं। कितने दिन बिठाना है आपने उनको? नहीं, हम तो उनसे गुजारिश करनी, एक नहीं 10 दफ़ा कर चुके हैं। लियाकत बलोच साहब इस टीम को हेड कर रहे थे कि खुदा के लिए जो मौसम की शिद्दत है, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, लिहाजा इस धरने को कॉल ऑफ करें, बाकी हमारे साथ बैठे। मैंने इससे बड़ा क्या फोरम है? मैंने आपसे कहा है कि मैं डॉक्टर साहब जो जज्बात है IPP, मैं उससे एग्री करता हूँ। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद फ़लस्तीन के हालात और क्या हम समझते हैं कि इम्प्लीकेशन होगी मिडल ईस्ट के इशूज़ की। वक्फे के बाद वी विल टॉक अबाउट इट। तेहरान में गुज़िश्ता हफ्ते इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल को जवाब देने का ऐलान कर रखा है। अमेरिकी मीडिया में आज ये खबर आम थी कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। हमले के खदशे की वजह से आला अमरीकी हुकाम ने इसराइल का दौरा भी किया। अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ मामलात के ऊपर आपस में नाचाकी है या नाराज़गी है सदर बाइडन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान। अमेरिकी सदर ने जुमेरात के रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर प्रेसिडेंट की बात होने की रिपोर्ट की और मुबैना तौर पर ये कहा कि इस मामले पर उन्होंने कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किया है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की क्लिपिंग देखें, इसकी हेडलाइन ये कहती है किलिंग ऑफ हमास लीडर fuels more tensions between Biden and Netanyahu. President Biden has expressed concern that circumstances of the assassination have thrown ceasefire talks into doubt, but Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel rejects that idea, officials say. अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू जो उनकी हुई है नेतन्याहू से, उसके बारे में मीडिया को बताया था कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर उन्हें तशवीश है। इस्माइल हानिया का कत्ल गाज़ा जंग बंदी के मुज़ाकरात में मददगार किसी भी तरीके से नहीं होगा। क्या कहा था उन्होंने? लेट्स वॉच द प्रेसिडेंट ऑफ USA। सवाल यह है कि इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि हम जानते हैं कि अपनी इलेक्शन रेस से भी जो बाइडन निकल चुके हैं, सो उसकी आवाज़ में इस वक्त कितनी तासीर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान की ऐवान में भी फ़लस्तीन की आवाज़ गूंजती रही। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरई रहमान ने सैयद इजलास में इस्माइल हानिया की शहादत और इसराइल के तेहरान पर हमले पर बात की है। लेट्स वॉच हर। इजराइल ने घुस के बेरूत में बॉम्बिंग की है, फिर उन्होंने हमास की चीफ की बॉम्बिंग की है। पॉलिटिकल हेड जो थे इस्माइल हानिया, जिनके बच्चे, उनकी पूरी नस्लें गजा की जंग में शहीद हुए हैं, इसकी मजम्मत तो करना मैं समझती हूँ कम हो, लेकिन इजराइल को कौन पूछ रहा है? अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है, ना कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है। प्रेसिडेंट नेतन्याहू तो हर जगह पहुँच के अपनी वाहवाह करवा रहे हैं। 21वीं सदी में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हम तो कम से कम खामोश तमाशबीन नहीं बन सकते। चेयरमैन साहब, दूसरी जानिब तेहरान हमले में इस्माइल हानिया की शहादत आज भी एक सवाल है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इस्माइल हानिया को इमारत में नस्ब बम के जरिए निशाना बनाया गया। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते थे तो उनका क़याम इसी गेस्ट हाउस में होता था। उन पर कातलाना हमले के लिए धमाका खेज डिवाइस 2 माह कबल इस गेस्ट हाउस के कमरे में छुपा दी गई थी। 5 ओहदेदारों के मुताबिक जब इस कमरे में हमास के रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक हो गई
तो धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। धमाके में हानिया के साथ मौजूद उनके गार्ड की भी मौत वाक़ हो गई थी। ये धमाका मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे पेश आया, जबकि ईरानी हुकाम ने मीडिया को इसकी इतला तकरीबन 7 बजे जारी की। जैसे ही धमाका हुआ तो गेस्ट हाउस की पूरी इमारत लरस गई और एक बैरूनी दीवार भी गिर गई। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कदूमी हमले के वक्त उसी इमारत में मौजूद थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की तरदीद की है। डॉक्टर खालिद कदूमी के मुताबिक हमले से इमारत धमाके से लरज उठी। वो फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि हर तरफ गहरा धुआं फैला हुआ है। इमारत इतने ज़ोर से हिल रही थी कि उन्हें लगा कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो और उनकी टीम चौथी मंजिल पर वाक़ इस्माइल हनिया के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारें और छत गिर चुकी थीं और इस्माइल हनिया शहीद हो चुके थे। बज़ाहिर कमरे की जो साख्त थी उससे वाज़ेह था कि हमला किसी फ़िज़ाई प्रोजेक्टाइल या मिसाइल के ज़रिए किया गया है। सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। क्या ईरान किसी भी वक्त इज़राइल पर हमला करने जा रहा है? क्या इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास इज़राइल को जवाब देगा? किस तरीके से देंगे? बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद कदूमी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कदूमी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आप हमले के वक्त इस्माइल हनिया के कमरे के बाहर ही मुकीम थे, आपने ये एक्सप्लेन भी किया है। आपके ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्यों मुतसादम है आपके अकाउंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो है या मगरबी ज़राया अक्सर के इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि जी इसराइल को दिफा करने में लगे हुए हैं और असली मुजरिम के तरफ से के रुख हट के किसी और तरफ के लेके जाना है। वो इनकी जो रिपोर्ट है ना, वो तो ना ही एकेडमिक ना ही साइंटिफिक है। द वे कि जी इन लोगों ने लिखा है कि और जिक्र भी किया, एक तो मेरा मुशाहदा से तजाद है और दूसरा ये है कि मतलब वो इतना कि डिसाइसिव तरीक़े से बातें करते हैं। बल्कि मैंने वेस्टर्न मीडिया को ये कहा था, शायद ये लोग है कि उस टीम के साथ ही थे जो उन्होंने कहा कि जी बम हमने गुजारा है। इस तरह तो नहीं होता ना मीडिया में, आप अपना नैरेटिव बता दें और कोई गुंजाइश तो रखे कि कोई और नैरेटिव भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इसरार किया है कि जी मतलब इसराइल का तरफदारी करना है और अनफॉर्चुनेटली ये मुजरिम के साथ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल इससे हट के, यानी जो दीवारें हैं ना, 2 दीवार के जो कमरे का जो बाहर की तरफ, बिल्डिंग के बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ से ही गिरा हुआ है। और इसी तरीके से कि यानी कि ऐसा नहीं कि जी मतलब बम लगाया कि जो बाहर गिर के, ये मलबा जो होता है कमरे के अंदर गिरा हुआ है और कुछ शहीद के ऊपर का भी कुछ हिस्सा भी हुए थे। लिहाजा के ये मेरे मुताबिक है कि वो लॉजिकल भी नहीं है और दुरुस्त भी नहीं है। तो आपने कहा मिसाइल का हमला है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि वो इनवर्ड था मलबा, अगर अंदर से डेटोनेट होता तो जाहिर है वो बाहर की तरफ गिरता। बाहर की तरफ गिर जाना था। मिसाइल आपको लगा? ये मैं मिलिट्री बंदा नहीं हूँ, लेकिन सिपाह का जो रिपोर्ट है इन्होंने यही कहा था, शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका हेड 7 kg। जब ये शॉर्ट रेंज मिसाइल का मतलब है, इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल का मतलब इसका रेंज 1000 किलोमीटर से कम, और इन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क से बाहर है। दूसरी बात है कि दो तरीक़ा से कि एक्चुअली शॉर्ट रेंज जो रॉकेट्स है या सरफेस टू सरफेस होता है या स्पेस टू सरफेस होता है। अक्सर सरफेस टू सरफेस होता है, लेकिन ये भी हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर से, एरोप्लेन से या किसी और तरीक़े से कि इसको लॉन्च किया गया है। राइट। सो क्योंकि इससे पहले इस्माइल हनिया कुछ माह कबल ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे जब हुआ था जिसमें उनकी मौत वाक़या हो गई थी, ईरान आए थे, क्या इधर ही ठहरे थे वो उस वक्त भी? ये जो बिल्डिंग है ये गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट की, स्टेट की, ठीक है। तो वो उसमें जो VIP और स्टेट गेस्ट उसमें ठहरते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि उसी कमरे में रहें, कि काफ़ी 4 स्टोरीज का बिल्डिंग है,
पिछले मरतबा के इधर ही आया था इस्माइल हनिया भाई, तो वो शायद कोई और कमरा याद नहीं है मुझे, लेकिन उसी बिल्डिंग में था। और उस बिल्डिंग में के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आए हुए जो स्टेट के मेहमान हैं। यानी इस्माइल हनिया भाई के सोने से पहले 1 घंटा सोने से पहले एक फॉरेन मिनिस्टर के हमसाया मुल्क वाले का उधर मौजूद थे, और उसी तरीके से कि दोपहर को प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क का भी मौजूद थे। यानी ये कोई खुफिया जगह नहीं है, ये एक नॉन स्टेट गेस्ट हाउस। ठीक, आप भी हानिया के कमरे के पास ही मुकीम थे, कितनी दूर थे आप? मैं जी नहीं, मैं सेकंड फ्लोर में था। आप सेकंड फ्लोर में थे। कोई आपको पहले कोई आइडिया था कि कुछ हो सकता है ऐसा वाकया, या बस इट वाज अ टोटल शॉक? वो हमारे काम इतना ज़्यादा होता है कि जब वो तशरीफ़ लाया कि बिल्डिंग में हम बैठ गए थे कि डिस्कशन कर रहे थे अराउंड अबाउट 11:30 समथिंग लाइक दिस, और बातचीत हो रही थी कि उस वक्त के फवाद शुक्र का जो हिज़्बुल्लाह का जनरल है कि शहीद हो गए थे, तो उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस्माइल भाई के दूसरे दोस्तों के साथ ये मतलब हमें बता रहा था कि मुजाहिद का आरजू शहादत होती है और हुस्न ख़ात्मा मुजाहिद के लिए के शहादत होती है। इसी तरह की बातें करते करते 1 घंटा गुजर गया, तो हम चले गए थे, तो हर अपने कमरे में है। तो इसी तरीके से 1:37 तकरीबन के ये वाक़या हुए थे। और आपको आवाज़ आई और आप फिर बाहर निकल कोई गए? जो आपने फरमाया अपना रिपोर्ट में है। एंड यू रीच देयर। उसके बाद कोई ख़ास बात जो आपने नोट की हो, या बिल्कुल भी कोई ज़िंदगी के इम्कान नहीं था उस वक्त? नहीं, बिल्कुल जैसा हम पहुंच गए थे उस वक्त तो शहीद हो गए थे। और आपने कहा कि आखिरी मुलाकात किससे हुई उनकी? कि मैं था और मेरे दोस्त जो डेलीगेशन मेंबर्स भी थे वो भी मौजूद थे, इनके बॉडीगार्ड्स हैं, और मेज़बान भी खुदा हाफिज़ी करके कि और जगह चले गए इसी तरीके से। सो ऑब्वियसली आपने कहा कि आप ये तो हर वक्त ख़तरा तो रहता है, लेकिन फिर भी कुछ शेयर करें, कोई ऐसी बात की हो कभी हानिया साहब ने आपसे कि इफ़ आई डाई व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, कभी कोई ऐसी बात हुई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई फिक्र ही नहीं होता कि कोई लीडर के शहीद होता है कि इसके बाद दूसरा शहीद होता है। जिस तरह इन्होंने उसी दिन हमें ये बता रहा था, एक शेर अरबी में है, इदा गाब सैयदुन काम सैयद, अगर एक रहबर चले गया है दूसरा रहबर इनकी जगह आ जाएगा। तो ये जो सक्सेशन है ना, ये हमारा हेरिटेज में है। पहले शेख अहमद यासीन रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा लीडर है कि शहीद हो गया था, 1 महीना बाद ठीक डॉक्टर अब्दुल अजीज रंतीसी जो इनके जगह ले लिया था उनको भी शहीद कर दिया। फिर चलते चलते अभी हमास कहाँ थी और अब हमास कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस जद्दोजहद की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से, आवाम की वजह से, दीन और ईमान की वजह से, कि ये इंशाअल्लाह ताला हमें कोई परेशानी नहीं है। हम इस शहीद के जो हेरिटेज है, जो इनका फ़िक्र है, जो इनका मदरसा फ़िक्र है, कि इसको हम जारी रखेंगे जब तक ये दरिंदे हैं, ये जो गैंगस्टर्स हैं ना, कि जिसका मेंटालिटी है नेतन्याहू और इसके तरह। हमास के सियासी विंग के सरबराह कौन होंगे? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स चलता है। अभी शूरा का जो सदर है कि इजलास को बुलाया, 1-2 नशस्त हो चुका है, और इसके बाद है कि जी कानून और इंटरनल SOPs के मुताबिक इंशाअल्लाह के नया चेयरमैन मुंतखब होगा। तो क्या कानून है, क्या तरीक़ाकार है? इलेक्शन ही होगा, या अभी फ़िलहाल एक्चुअली क्योंकि अपना इस्माइल भाई का 1 साल और रहता है ना टेन्योर में, शायद दोस्त कंसल्टेटरी बॉडी शूरा के इजलास में कोई और मनोवर्स सेलेक्ट करेंगे कि जी भाई इस 1 साल को गुजारने के लिए, क्योंकि अभी माहौल जंग है, तो अब बस में कोई किसी को
शूरा के मेंबर्स में से किसी को तयीन करते हैं आपस में, या नहीं कि जी वो प्रिपरेशन होगा कि शूरा इजलास के अंदर ही इलेक्शन होगा। सो इजराइल दावा कर रहा है कि मोहम्मद ज़ैफ को उन्होंने शहीद किया है। क्या मोहम्मद ज़ैफ शहीद हो चुके हैं? जब इन्होंने इस चीज़ को ऐलान कर दिया, हमारा एक लीडर है डॉक्टर खलील हया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मोहम्मद ज़ैफ इनको अभी फ़िलहाल के सुन्ना में मसरूफ़ है। So you're denying it? He's alive? या ये प्रोपेगेंडा का एक, एक्चुअली इट इज़ टू थिंग। एक तो इनके प्रोपेगेंडा और झूठ, और इसी तरीके से 10 माह से ये झूठ बोले जा रहे हैं। दूसरा, इनके इंटरनल आपस में एक मामला है। आर्मी जो है ना वो गज़ा को जहन्नम बन गया इसके लिए, तो क्योंकि डेली इनका 4-5 जहन्नम के लिए रवाना होता है मुजाहिदीन के हाथ से, सोल्जर्स आई मीन, तो वो चाहते हैं कि नेतन्याहू से कि ये जंग ख़त्म हो जाए। सिक्योरिटी बॉडीज़ भी यही कह रहे हैं कि आज तक हमने ना टनल्स का ख़बर लिया, ना हमें बताया कि जी ये मुजाहिदीन कहाँ से आता है, तो बस हमें निकलना चाहिए और बाहर से जो भी कुछ करना। अब ये इन्होंने ये कहना है नेतन्याहू के लिए कि भाई कि अगर आप कह रहे थे कि जी डिक्लेयर्ड गोल्स जो है ना कि जी हमास को नाबूद करना और ये रगमालियों को या प्रिजनर्स को वापस करना, आप कुछ प्रिजनर्स को, डेड बॉडीज को रिहा कर दिया और ये मोहम्मद ज़ैफ को कत्ल किया। अब तो आपके ज़रूरत नहीं है कि जी गज़ा में रुकना है, कि आपको निकलना है, जबकि ये सब झूठ है और सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। डॉक्टर कदूमी, आपकी यकीनन राब्ता होगा, कोई इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स तो मेरा नहीं ख्याल हानिया साहब के हैं, लेकिन आपका किससे राब्ता है? मेरी के इनके 2 बेटों से राब्ता है, अब्दुलसलाम से हैं और हम्माम से हैं, और इनके जो टीम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है। और क्या उनका तासुरात हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? अब्दुलसलाम और हम्माम यहाँ मेरे पास आए थे अपने शहीद के डेड बॉडी को लेके जाना है कतर, और बहुत मुतासर थे। बिलाखिर के इनके वालिद साहब हैं, लेकिन साथ साथ के इन्होंने ये हौसला के साथ, और चूँकि तरबियत इनके इतने ज़्यादा है, अभी 2 भाई भी इन्होंने ईद उल फितर में खोया, शहीद हो गया है, और इनके हाजिम का एक दो बेटियां भी थी, उसी गाड़ी में थे, भी शहीद हो गए थे ईद उल फितर के दौरान। तो ये जो शहादत का जो कल्चर है, उनके बेटी जो इस्माइल भाई का जो बड़ी बेटी है सना नाम है, परसों इनका रिकॉर्डिंग आया हुआ है, वो कहती है कि वो बड़ा हौसला के साथ है, खुशी मना रही है कि जी मेरा बाप शहीद हुआ है। वो कहने लगी है कि इतनी तवील हिस्ट्री है जिहाद के अंदर है, मेरे वालिद साहब हैं, अगर मुझे ये मालूम हुआ था कि इन्होंने अपना बेडरूम में फोत हो जाना था, मुझे बहुत दुख हो जाना था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो गया, तो यही आरजू थी, तो हमें तसल्ली होगी। साथ साथ ये भी कहने लगी है कि जब मेरे दोनों भाई शहीद हो गए थे, ईद उल फितर में है, और मेरे वालिद साहब ने ख़बर सुनी है, और उसी वक्त इन्होंने ये जुमला कहा, अल्लाह इसहल अलैहिम, यानी अल्लाह के सुपुर्द। तो हमें इतना हौसला हुआ है कि पूरे ख़ानदान जो है ना मजबूत हो गया, लिज़ा कि हम भी यही कहते हैं वालिद साहब को अल्लाह की सुपुर्द है, और हम इनको ताकीद करते हैं, हम इनके रास्ते में हमेशा चलते रहेंगे। राइट, डॉक्टर खालिद कदूमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह के सुपुर्द, उन्होंने कहा कि यही कमेंट्स हैं उनकी फैमिली के। क्या इम्प्लिकेशंस होने जा रही हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।